नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 5 चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 1760 करोड़ रुपए की जब्ती की सूचना दी है। यह राशि इन राज्यों में चुनावों की घोषणा के बाद से जब्त की गई है। यह जानकारी पीटीआई की एक रिपोर्ट के हवाले से आई है। इलेक्शन कमीशन ने सोमवार को एक बयान जारी किया और कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद से 5 राज्यों में 1700 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती हुई है, जो कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में की गई जब्ती से 7 गुना अधिक 239.15 करोड़ रुपए है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन की सख्ती के चलते 1760 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद 5 राज्यों में 1760 करोड़ रुपए से अधिक जब्त हुए हैं, जो कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जब्त की गई राशि से 7 गुना अधिक है। इसमें सबसे अधिक 659.2 करोड़ रुपए की नकदी तेलंगाना से जब्त हुई है। राज्य में चुनाव 30 नवंबर को होना है। चुनाव आयोग के अनुसार इसके बाद राजस्थान में 650.7 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश में 323.7 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ में 76.9 करोड़ रुपए और मिजोरम में 49.6 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 राज्यों में 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में जब्त की गई राशि 636% की वृद्धि हुई है। जब्ती का विवरण देते हुए आयोग ने कहा कि ईसी की कार्रवाई में नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुओं की जब्ती शामिल है, जिनकी बाजार कीमत करोड़ों में है, और अन्य वस्तुओं के अलावा मुफ्त चीजें भी जब्त की गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव को प्रभावित करने वाली किसी भी अवैध गतिविधियों पर नजर रखने में मदद के लिए चुनाव व्यय निगरानी प्रणाली नामक एक तकनीक विकसित की है। बड़ा प्रश्न, आखिर इतने व्यापक पैमाने पर हुई जब्ती की राशि कहां से आई और इसका उपयोग किस कार्य में होना था? बड़ी राशि की जब्ती के बाद क्या कार्रवाई की गई? यदि आयोग सख्त नहीं होता तो क्या ये जब्ती संभव हो पाती? चलिए इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ। अब बड़ा प्रश्न, आखिर इतने व्यापक पैमाने पर हुई जब्ती की राशि कहां से आई और इसका उपयोग किस कार्य में होना था? बड़ी राशि की जब्ती के बाद क्या कार्रवाई की गई? यदि आयोग सख्त नहीं होता तो क्या ये जब्ती संभव हो पाती? चलिए इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ। अब बड़ा प्रश्न, आखिर इतने व्यापक पैमाने पर हुई जब्ती की राशि कहां से आई और इसका उपयोग किस कार्य में होना था? बड़ी राशि की जब्ती के बाद क्या कार्रवाई की गई? यदि आयोग सख्त नहीं होता तो क्या ये जब्ती संभव? और इस सभी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुकी है। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हैं, भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ।
वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से अशोक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी साहब आपका। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रामस्वरूप जी शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, इतनी सख्ती के बाद, इतने तमाम उपायों के बाद चुनाव आयोग इन सुधारों को चाहता है, लेकिन फिर भी एक बड़ी राशि यहाँ पे जब्त हुई है, क्या कहेंगे? देखिए अरुण जी, चुनाव सुधार करने के लिए 1957 से कई कमेटियां बनी, कई सरकारी अफसरों की अध्यक्षता में कमेटियां बनी जी, लेकिन दिन प्रतिदिन चुनाव के हालात ऐसे सुदृढ़ नहीं हो पाए थे। अब लगातार जब से टीएन शेषन ने चुनाव आयोग में जो सुधार किए, उस सुधार पर अक्षरश पालन हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि जो राशि इसकी जब्ती की, जो हमने रिपोर्ट में देखा, इतनी राशि जब्त होना अपने आप में, क्योंकि ये वही धन था, वही काला धन था जो बिन अनअकाउंटेड मनी जिसको कहते हैं, और ये प्रलोभन के लिए जाता, चुनाव में बढ़ता, किसी भी दल के प्रत्याशी की तरफ से बढ़ता। लेकिन वो उस पूरी जो लोकतंत्र की जो हम यज्ञ कर रहे हैं, इसको लोकतंत्र में जिसमें आहुति होती है, मतदाता निर्भीक और निष्पक्ष मतदान के लिए जब जानता है, तो इस तरह के प्रभावित करने वाले जो शराब बंटना, कंबल बंटना, राशि बंटना, इस पर जो चुनाव आयोग की सख्ती है, इससे ऐसा लगने लगा है कि अब माहौल बहुत सुधार की तरफ है। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि जिन राज्यों में चुनाव है, उन सभी राज्यों में यदि साफ, स्वच्छ और शालीन तरीके से मतदान होता है, तो मैं समझता हूं कि ये चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सफलता होगी। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यही है कि क्या मतदाता को प्रलोभन देकर के वोट दिया जाए, क्योंकि वोट देना उसका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, और वो किसी प्रलोभन से नहीं देता, किसी लाभ लालच से नहीं देता। वो मतदाता अपने मत का अधिकार का उपयोग इसलिए करता है कि वो देश का नागरिक है, उसको देश के प्रति कर्तव्य है, वो अच्छी सरकार जो उसको सुविधाएं दे, सरोकार करे, उसके साथ समाज से जुड़ी हुई सरकार को चुनने के लिए उस दिशा में उसका कदम होता है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत सराहनीय प्रयास है। चुनाव आयोग ने इतनी सख्ती के साथ इस तरह की राशि जब्त की है ताकि चुनाव स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में हो सके। बिल्कुल, बात कर लेते हैं त्रिपाठी साहब। इतनी बड़ी राशि की जब्ती हुई है, लेकिन क्या जब्ती के बाद कोई बड़ी कार्रवाई हो पाई है, या क्या कार्रवाई अब तक की गई है? जी, जहां तक प्रश्न है जी स्वस्थ लोकतंत्र का जी, तो मुझे तो लगता है कि कभी कभी चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह है जी, कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में जी 7 गुनी राशि पकड़ी जाना जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कठोर दंडात्मक प्रभावी कार्रवाई का अभाव है। बिल्कुल। जहां यदि हम बात केवल मध्य प्रदेश की करें जी, तो 230 विधानसभाओं वाले इस प्रदेश में 330 करोड़ पकड़े जा रहे हैं जी, यानी औसत प्रति विधानसभा 1.5 करोड़ जी, जो चुनाव आयोग की खर्च सीमा से ही कई गुना है। बिल्कुल। और ये राशि तो पकड़ी गई जी, लेकिन जो नहीं पकड़ी गई वो कितनी हो सकती है, अकल्पनीय है। बिल्कुल। रही बात उसकी, चुनाव दर चुनाव एक चीज देखने में आ रही है, ठीक है, प्रचार पर बहुत सारी चीजों पर बहुत अच्छे सुधार हुए हैं जी, लेकिन जो चर्चाओं में आती है बात के चुनाव के अंतिम 2-3 दिन में शराब कंबल बंटना तो एक बहुत पुरानी बात थी। बिल्कुल। अब तो इस बार के चुनाव में ये बहुत चर्चा आई, वहाँ 3,000 रुपये पर वोट, वहाँ 5,000 रुपये पर वोट, वहाँ कितने। तो इसका मतलब ये कि जो पकड़ी गई वो तो एक पक्ष है जी जी, जो बटी हुई, जो नहीं पकड़ी गई या अन्य जो बटी जो हमारे संज्ञान में नहीं आई, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से और एक समाज में स्वभाव भी बन गया है जी कि कभी कभी हम इसीलिए सफेद हाथी की संज्ञा भी समाज देने लगता है जी। चुनाव आयोग हुआ, न्यायपालिका हुई, सीबीआई हुई, जांच एजेंसियां हुई, बिल्कुल, इनका प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले आम व्यक्ति, इवन देन मीडिया सेक्टर भी जी जी बड़ा एक दायरा रखता है। लेकिन सबकी प्रतिबद्धता तो अंततः एक सुशासन की और स्वस्थ लोकतंत्र की है ना। बिल्कुल। ये प्रश्न चिन्ह है कि निश्चित रूप से यदि प्रभावी कार्रवाइयां हुई होती, दंडात्मक कार्रवाई हुई होती, तो ये 7 गुना नहीं होती। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आगामी 7 गुना, तो ये लोकतंत्र को धनतंत्र बनाने की दिशा में बिल्कुल जो माफिया और ढानों की एंट्री हो गई है। मैं किसी दल पर आक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अंतिम 2 दिनों में तो बिल्कुल ये देखने में पूरे प्रदेश में आया है कि इससे तो ये लगने लगता है कई बार कि जनशक्ति के ऊपर ये धनशक्ति जो हावी हो रही है, यह एक अमान्य सहज सरल ईमानदार व्यक्ति तो इस प्रक्रिया से में भाग लेने से भी दूर होने लगेगा जी, जो दिखता जा रहा है।
तो मुझे लगता है कि जो प्रभावी कार्रवाई अपन उन्होंने निश्चित रूप से की जी, कार्रवाई भी की है, जब भी जब्ती हुई है जी, और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी बिल्कुल। लेकिन उस कार्रवाई में चाहे सरकारी प्रक्रियाओं में संविधान संशोधन के माध्यम से इतनी प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, यानी ठीक है पकड़े गए नोट, आपने कार्रवाई क्या की, बिल्कुल, क्या अपात्र घोषित किया। अपन उन प्रक्रियाओं को कितने वर्षों से देख रहे हैं कि कोई प्रत्याशी अयोग्य घोषित होता है और वो इतनी लंबी प्रक्रिया है, पहले आयोग की प्रक्रिया है, फिर विधिक प्रक्रिया है, ये पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल निकल जाता है। तो ये प्रश्न चिन्ह है। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि जिन संस्थाओं पर एक टी.एन. शेषन जी ने जो शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उस शुरुआत की अच्छाई में बहुत पूर्णता की जो कल्पना थी वो, लेकिन धनबल और बाहुबल का जोर बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके लिए दंडात्मक प्रावधानों में सख्ती लाना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से दंडात्मक प्रावधानों में सख्ती आना चाहिए। रामस्वरूप जी, इस पूरे दोनों के आपने उत्तर सुने, यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न फिर से आता है कि यदि आयोग सख्त नहीं होता तो क्या यह जब्ती संभव हो पाती? यहाँ ये जो आपका प्रश्न है जी, ये तो आयोग सख्त हुआ और सामने आई बात तो मामला सार्वजनिक हो गया। बिल्कुल, मेरे गुरुजी वरिष्ठ पत्रकार अशोक त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी, और अशोक त्रिपाठी जी का बहुत अच्छा कई सारे विषयों पर बहुत गहरा अध्ययन है और बिल्कुल, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। पत्रकारिता की शुरुआत मैंने भोपाल में उन्हीं से की है, उन्हीं के साथ की है। जोशी जी से परिचय हुआ, वरिष्ठ पत्रकार है, मैंने उनको भी सुना। और आपने इस पूरी स्टोरी को जिस तरीके से कवर किया है जी, तो आप बधाई के पात्र हैं। साधना न्यूज ने मुद्दा है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। ये बहुत अच्छा मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि पूरी पत्रकारिता को और मीडिया को इस दिशा में काम करने की सबसे पहले आवश्यकता है। बिल्कुल। और आपने जो पूछा है कि अगर आयोग सख्त नहीं होता तो क्या ये चीज सामने आ पाती, बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि अगर आयोग की कहीं शायद शक्ति नहीं होती तो ये चीज सार्वजनिक हो पाती, क्योंकि अगर होती तो हो जाती, लेकिन आयोग के सख्त होने के बाद ही चीज सामने आई। अब सवाल ये उठता है कि ये बहुत मुझे लगता है कि शब्द ऐसा मुझे उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ कि हमारी पूरी जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें पत्रकारिता को और सारे राजनीतिक दलों को ये शर्मसार करने वाला विषय है कि हम 70 सालों में भारत में एक अच्छे लोकतंत्र को स्थापित करने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं। ये हम सभी को विचार करने का विषय है। और अरुण जी, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति का या किसी जनप्रतिनिधि का या किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, हालांकि मैं ले भी सकता हूं, उसमें कोई संकोच की और परहेज की और डर की कोई बात नहीं। कमलनाथ एक चेहरा है कांग्रेस के, शिवराज सिंह चौहान या उनके साथ में और जो बड़ी लाभी है भाजपा में, चूंकि बहुत सारे चेहरे हैं वो हैं। हम प्रदेश की बात करें, राष्ट्रीय नेतृत्व में बात की जाए तो वहाँ नरेंद्र मोदी और उनके साथ में नड्डा जी और फिर अमित शाह, बड़े बड़े चेहरे हैं भाजपा में। कांग्रेस में भी ऐसे ही बड़े बड़े लोग हैं। तो क्या इन सभी का भी इस पर ध्यान जाना चाहिए? ये क्यों? चूंकि अगर राजनीति को ये समाज सेवा का मुद्दा मानते हैं भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता, और वो दोनों ही दलों के, चूंकि प्रमुख दल तो हमारे देश में भाजपा और कांग्रेस है, तो इनके साथ में 18-19 राजनीतिक पार्टियां और जो इंडिया है, तो उन सभी को आम जनता, चूंकि भारत की मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जागरूक हो पाई है, लेकिन उन सभी को नैतिकता के आधार पर अब जब ये मामला बढ़ के 7 गुना चूंकि बढ़ा है और एक बड़ी रकम ड्रग्स भी उसमें है, शराब भी उसमें है, ज्वेलरी है, रकम भी है, अब ये सवाल यहाँ आम जनता को और दूसरे जो माध्यम है मीडिया को, उनको ये उठाना चाहिए और इस पर बड़ी प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें इस चीज की जवाबदेही तय करना होगी और करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो भविष्य में इस तरह से जो राशि है उसका उपयोग करके, और अगर ये सत्ता में आएंगे तो क्या एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब, ये पूरा आप सुन रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न फिर से आता है कि यदि आयोग सख्त नहीं होता तो क्या यह जब्ती संभव हो पाती? इस पे आपने सुना, यह मूल प्रश्न बार बार ही आता है कि क्या आयोग या जो ईडी है वो निगरानी रखेंगी और तब ये राशियां जब्त होंगी? क्या इसके पहले ये जो काला धन है, इतनी बड़ी मात्रा में ये धन जो पकड़ा गया है, जब्त हुआ, तो जो एजेंसियां बाकी हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, वो क्या इस बीच में क्या करती रहती है? डॉक्टर साहब देखिए अरुण जी, ऐसा है कि
प्रवचन देने के लिए तो नेता लोग भी हैं और समाज सेवी लोग भी हैं, वो देते रहते हैं। उनने हमेशा से कहा है कि साहब हम कोई काला धन का इस्तेमाल नहीं करते और समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते हैं राजनीति में। लेकिन आप बताइए, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेके अभी तक धन बल का इस्तेमाल होता आया है, कोई भी राजनीतिक दल वो करता ही है। अब आप ये कह रहे हैं कि क्या शक्ति केवल आयोग की है? जब तक चैरिटी बिगिंस एट होम, जब तक हम लोग अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे, जब राजनीतिक दलों ने ये धारणा बना रखी है कि पैसा फेंक करके ही काम होता है, तो जब वो पैसा खर्च करने की स्थिति में उसके लिए अलग से बजट तय होता है, अनअकाउंटेड मनी का एक अकाउंट बनाया जाता है, उसके माध्यम से सभी को, मतलब जैसी कि चर्चा आती है कि मीडिया से लेकर के सभी लोगों को इस तरह के पैकेज दिए जाते हैं, फिर बिजनेस होता है, फिर जब वो राशि जो, जैसा कि अशोक जी बता रहे थे त्रिपाठी साहब, कि जो राशि पकड़ी गई है वो तो ठीक है, और जो न पकड़ी गई तो कई चीजें जो आयोग की नजर से चूक गई हैं वे भी तो राशि बाहर हैं। तो जब इतना पैसा मार्केट में जाता है या जब धन बल के आधार पर चुनाव जीता जाता है, तभी तो विधायक बिकते हैं, तभी तो जनतंत्र में सरकारें बदलती बिगड़ती रहती है। जो सरकार को जनमत दिया गया था उसको हटा करके दूसरी सरकारें बनती हैं। तो जो पैसा मार्केट में जाता है, मतलब ये मान के चलिए आप कि औद्योगिक घराने ही राजनीति में इस तरह से घालमेल हो गया है, माफिया भी आ गया है, घराने भी घुस गए हैं। तो वो इस तरह से कि अब हम ये बात करें तो ये सैद्धांतिक तौर पर अच्छी लगती है, लेकिन इन पर जब कार्रवाई की बात आती है, जब जैसा कि दंडात्मक कार्रवाई की आपने जिक्र किया कि होना चाहिए, ये जब इच्छा शक्ति का अभाव है, जब हमारे ऊपर बैठे हुए जो सरमाएदार हैं जिनको ये कार्रवाई करना है, जब वे सुस्ती का आलम है और वो चाहते हैं कि पैसा खर्च हो और पैसा वहीं से निकलता है। गंगा जी की शुरुआत जहां से हो रही गंगोत्री से, उसको वहीं शुद्ध रखना पड़ेगा, कोई कानपुर तक आते आते तो अशुद्ध हो ही जाती है। तो जब नीचे तक आता है, जब माहौल यहाँ नीचे आकर के, जब हम मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम की बात करते हैं, तो दिल्ली से चला पैसा तो वहां तक पहुंचा ही है, और जो नहीं बट रहा है, और जो जैसा कि अब कंबल और शराब तो बंद हो गई, लेकिन ये बात सही है कि जब मतदाता को आप प्रलोभन दे करके, पैसे का लालच दे करके वोट लेते हैं, तो आप लोकतंत्र की स्थापना तो नहीं कर रहे, आप तो वही लूट तंत्र, धन तंत्र जो उसको बनाना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखिए वोट परसेंटेज में भी गिरावट आती है। वोट वही आदमी देता है, उनकी रुचि नहीं रहती, अरे कि पैसा तो मिलता नहीं, अपने को क्या लेना देना। तो जो एक निराश भाव है, जो एक लोगों में अरुचि सी स्थिति बन गई है, और कुछ छोटे वर्ग जिनका पैसे का लेन देन जिनको हो जाता है, तो वो वोट के प्रति आशान्वित रहते हैं और वो वोट देने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। बाकी अच्छे लोग कहीं दिखते ही नहीं है। तो ये बातें करना आसान है साहब, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पैसे का दुरुपयोग होता है, ये वो, लेकिन होता यही आ रहा है। और चुनाव आयोग की इतनी सख्ती के बावजूद 7 गुना राशि अभी बढ़ गई है, तो आप ये मान के चलिए जब 23 के बाद 28 में चुनाव होंगे तब ये 10 गुना से और ऊपर हो जाएगी, क्योंकि राशि, पैसा अब महंगा, चुनाव महंगा हो गया है। राजनेता इसको बहुत पैसा खर्च करके चुनाव लड़ते हैं, टिकट लेने से लेकर के प्रचार तक वो पैसा इतना खर्च करते हैं कि वो 1 करोड़ कैसे 10 करोड़ के ऊपर चला जाता है। त्रिपाठी साहब, इसी बात को, चूंकि आपने भी बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी थी, यहाँ यदि बात कर लें कि ये जितना भी अभी जो बातचीत में सामने आया, इस रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि ड्रग्स की चीजें भी इस बार जो है बांटी गई हैं, 3000 से लेकर 5000 प्रति वोट की राशि भी बांटी गई है। तो आखिर कब तक ये ऐसा सिस्टम चलता रहेगा? ठीक है, माना कि आयोग सख्त है, पीएम सेशन साहब ने सख्ती चालू करी और उसके बाद से एक आयोग का डंडा भी चला है, लेकिन फिर भी जब तक राजनीतिक दल अपनी खुद की मन से एक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो आखिर में कब तक ये चीज चलती रहेगी? जिनकी जिम्मेवारी है जी, वही जब समझने तैयार नहीं है जी, तो कहीं ना कहीं जी परस्पर हितों को साधने का काम चल रहा है। बिल्कुल। 2018 के चुनाव के आसपास ही जी एक बड़ी भारी रकम, जी, करोड़ों में, अब आंकड़ा ठीक याद नहीं, 20-25 करोड़ कितनी रकम खूब चर्चा में आया था जी, और उसमें तत्कालीन कुछ आईपीएस ऑफिसर्स की लिप्तता पाई गई थी जी, प्रकरण भी बना था जी, और सीबीडीटी तक वो भेजा गया, शायद ईओडब्ल्यू ने। जी, हास्यास्पद स्थिति ये है, उस 20-25 करोड़ की रकम की कार्रवाई आज 5 साल बाद भी नहीं हुई जी, और जब उस विषय में कहीं जानकारी ली पत्रकारिता के नाते, तो बोले सीबीडीटी को हम 8-10 पत्र भेज चुके हैं जी। तो क्या किसी आम आदमी के साथ ऐसा होगा? जी, कोई कॉमन आदमी 25-50 लाख का होगा, आप तुरंत फुरत करेंगे कार्रवाई, वहां से नहीं आएगा जवाब तो अपने स्तर पे करेंगे। जी। लेकिन क्योंकि ये जो है ना,
जिसको कहना चाहिए कि दल बदल गए हैं, दलाल नहीं, स्थितियां बन रही हैं। बिल्कुल। ये ब्यूरोक्रेट्स इतने शातिर होते हैं जी कि जो दल है उसके हो जाते हैं जी, उसी के दिल से हो जाते हैं। तो कौन संरक्षण दे रहा है? जब यदि वो चीज पर प्रभावी कार्रवाई की गई होती, सजाएं होती या नौकरी से बर्खास्त होते तो एक मैसेज जाता, डरते लोग। जी, मैसेज ये जा रहा है, कुछ होता ही नहीं है। कब कहाँ वो मतलब कार्रवाई वहीं की वहीं रखी हुई है, सिर्फ इसलिए कि सीबीडीटी की परमिशन नहीं मिली। जी, तो हौसले तो बढ़ेंगे अन्य के, उन्होंने कहा कुछ नहीं, अभी आगे करिएगा। तो बागड़ी खेत खा रही हैं, स्थितियां ये हैं जी। और कुल मिलाकर जी इसमें बहुत ये कैसे हो रहा है भाई? आपने इतनी रकम पकड़ ली, 7 गुनी पकड़ ली, ठीक है, तो फिर वो रकम कहाँ से आई जो बटी रही है जी, और बट रही है आपको स्पष्ट दिख रहा है। आप अपनी किन पेचीदियों में उलझे हुए हो? क्यों नहीं दृढ़ता से ऐसे प्रत्याशी को हमेशा के लिए अपात्र घोषित क्यों नहीं करते? जिनकी जिम्मेवारी उस क्षेत्र पर, उन पर कार्रवाई क्यों तय नहीं होती, विभागीय जांच क्यों नहीं होती? हो गया, चल गया, उसी समय हो अल्लाह मचा, इसके बाद किसी को मतलब नहीं। तो फिर ये तो छोटी मोटी, ये तो 5 साल चलती रहती है ड्रग सप्लाई। और ये लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा संभालने वाले लोग जब चुनाव में दलों को साधने के लिए इतनी बड़ी बड़ी रकम की अफरा तफरी करेंगे जी, तो फिर बाकी चीजें तो जिसको कहते हैं ना रस्म अदायगी है, छोटी मोटी कार्रवाइयां जिसमें कोई वो हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपने 100 प्रकरण ऐसे कर लिए, लेकिन एक ही प्रकरण है, उसका जवाब हम आज ही पूछते हैं क्या हुआ। तो जनता को मूर्ख बनाने का काम है जी। और आप देखिए इसी के कारण, अच्छा फिर जिनके ऊपर आपने जिनको जवाबदारी सौंप रखी है, 100% मतदान कराएंगे, लोगों का इस नागरिक अधिकार के प्रति सचेत करेंगे, जागरूक करेंगे, उनका ये हाल है कि वो 4 इमली में पड़े हैं, 30-40% से ज्यादा वोटिंग नहीं पड़ती है, जो स्वयं वो लोकतंत्र के प्रति समर्पित नहीं है वो। तो उस स्थितियों का फायदा उस स्लम एरिया में और वो स्लम एरिया में परसेंटेज 80-90 जा रहा है। तो या तो हम उनको प्रशंसित और पुरस्कृत करें कि वो पहले से ही जागरूक हैं, और जिनको जागरूक करने का ठेका दे रखा है उनको बहिष्कृत करें कि तुम क्या, जो खुद ही जागरूक नहीं हो, तुम्हारा परिवार जागरूक नहीं, तुम क्या समाज को जागरूक करोगे? बिल्कुल। तो इन सब चीजों में बहुत आवश्यकता है, और इलेक्शन की जवाबदारी उनके कंधों पर है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की। चलिए शर्मा जी, बागड़ी खेत खाने लगे और कहीं ना कहीं रस्म अदायगी, बड़े अच्छे 2 कमेंट्स आए हैं त्रिपाठी साहब के माध्यम से। तो क्या कब इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होती है? तो कानून एक बनना चाहिए निश्चित रूप से कि जब अपराध हो या इस तरह का जो आर्थिक लेन देन के मामले सामने आए तो उसी समय इसको जो है डिस्पोजल भी हो। नहीं, एक बहुत अच्छी बात कही आपने जी। कानून बनना चाहिए या क्या होना चाहिए, आपका बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है जी जी। और भाई साहब ने भी उसी तरह बात की है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि योग्यता के पैमाने तय होना चाहिए, और इन्हें सबसे पहले आयोग तो घोषित करनी चाहिए जी। और जिस राजनीतिक दल का वो प्रत्याशी है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं ड्रग्स, शराब, कंबल, कपड़े या रुपए बांटे जा रहे हैं, उस राजनीतिक दल की डिबेट में बैठा हूं, जो उसका जो मैनिफेस्टो है पूरा का पूरा मैनिफेस्टो, उसको पुनर्व्यवस्थित कर देना चाहिए। और उसकी मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दल की जो पूरा बायोलॉज है वही समाप्त करना चाहिए। इतनी मुझे लगता नहीं, लेकिन ये कल्पना है, ये कोरी कल्पना है, ये कभी साकार नहीं होना। दूसरी बात, एक चीज और होना चाहिए, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग और जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनसे हटकर प्रत्याशियों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए एक चीज होना चाहिए, जो मैं साधना न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि मेरी ये आवाज दर्शकों तक पहुंच पा रही, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज आना चाहिए कि मोबाइल से आज आप किसी प्रत्याशी को या किसी राजनीतिक दल को वोट करते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद आपको लगता है आफ्टर इलेक्शन कि वो प्रत्याशी या वो जीता हुआ व्यक्ति मिनिस्टर बनने के बाद ठीक से काम नहीं कर रहा, या कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से उसका अपना आपका दिया हुआ जो वोट हो वो कैंसिल कर सकें। तो एक चीज तो ये भी होना चाहिए। ये बात आपके प्रश्न से अलग थी जो मैंने रख दी, लेकिन यहाँ एक अच्छी कार्रवाई के और अच्छी जांच, उसकी बड़ी आवश्यकता है ताकि पारदर्शिता आ सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी कुछ हो पाएगा, क्योंकि आदरणीय भाई साहब ने, त्रिपाठी जी ने कहा कि ये तो एसोसिएट माफियाओं का पूरा राजनीतिक दल कोई भी हो, 10-20 कभी इधर आ जाते हैं, 10-20 कभी वहां चले जाते हैं। चुनाव को एक अच्छा, सबसे अच्छा अगर कोई रोजगार है, सबसे अच्छा अगर कोई उद्योग है, तो मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स। चलिए डॉक्टर जोशी साहब जी, ये बिल्कुल चर्चाओं में चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि बिल्कुल कानून भी बनना चाहिए, हालांकि कानून बने हुए, लेकिन इनका पालन कब और कैसे हो, सख्ती के साथ इन पालनों को करने के लिए हालांकि एजेंसियां हैं, सरकार है, लेकिन मनोयोग करने वाले जिनके द्वारा ये काम होना चाहिए वही लोग यदि लिप्त रहेंगे तो कैसे ये कानून बन के और उसका पालन होगा? एक बड़ा यक्ष प्रश्न है।
देखिए, कानून तो सरकार बनाती है, बने हुए भी हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिनको पालन करना है वही यदि गड़बड़ियां करेंगे तो फिर सख्ती उन पर तो कोई करने से रहा। जैसा टीएन शेषन के जमाने से लोग याद करते हैं कि चुनाव आयोग में चुनाव कराना क्या होता है, ये शेषन ने सिखाया। उसके पहले संस्थाएं बनी हुई थी, सब काम होता था, लेकिन सख्ती नहीं थी। आज उनके जाने के बाद यदि इलेक्शन की हम बात करें तो केवल डर है, भय है, लेकिन फिर भी काम वो सब निर्बाध गति से जारी हैं जो होते हैं। तो आप बताइए, यदि ऐसा नहीं होता तो 1 लाख रुपए का कोई बेचारा जिसके घर में शादी है, वो जेवर खरीदने दुकान पे जाता, उसको पकड़ लेती पुलिस, कहती तुम पैसा जब्त कर लिया तुम्हारा। अब आप बताइए, वो गरीब आदमी अपनी बच्ची का विवाह करने के लिए पैसा लेके गया है, वो पैसा आपको दिख गया, और जो राजनीतिक दलों ने अरबों खरबों रुपए बांट दिए और उसके बाद भी वो नहीं पकड़ा है। एम्बुलेंस में पैसा बढ़ता है, एटीएम की मशीनों से पैसा बटने जाता है, उससे परिवहन होता है, सबको पता है, लेकिन बावजूद इसके इन पे कार्रवाई नहीं होती। और वो जो एक आम आदमी निकलता है उसकी गाड़ियां चेक होती हैं, लाल बत्ती की या जिन पे हूटर लगे वो गाड़ियां चेक नहीं होती। तो जिन गाड़ियों में से पकड़ा गया वो तो एक आम आदमी की गाड़ियां थी, वो बेचारा कोई शादी ब्याह के लिए जा रहा है, किसी ने अपने बच्चे के लिए फीस का इंतजाम किया है, उसका पैसा नगद कमा कर किसी ने संपत्ति खरीदी है, वो उसको इसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। कॉमन मैन को हर समय सताया जाता है, और जो वीवीआईपी लोग हैं उनको सताया नहीं जाता, वो 4 इमली से घाटी चढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन जो आदमी न्यू मार्केट से बेचारा सामान खरीद के जा रहा है, पैसा लेके जा रहा है, उसको ही सताया जा रहा है, उसकी गाड़ी बार बार चेक की जाती है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जाता है? प्रशासनिक कसावट यदि आती है तो वो सब पे लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल आम आदमी पर लागू होती है। और आप ये बात कर रहे हैं कि प्रत्याशी के चयन का, मेरे को एक प्रत्याशी का नाम बताता हूं मैं, आप तो दुनिया में नहीं है, सुरेश सेठ ने इंदौर से चुनाव लड़ा था और बहुत पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन वे पैदल प्रचार करते थे और पोस्टर खुद हाथ से लिख करके बांटते थे। उन्होंने कोई प्रचार में खर्चा नहीं किया, कभी किसी मीडिया वाले को 2 रुपए नहीं दिए, लेकिन वो जीते चुनाव। और चुनाव मतलब आपके व्यवहार से जीता जाता है। ये सुरेश सेठ ने उस दौर में बताया था जब लोग ये कहते थे कि व्यक्ति को खर्चा करना पड़ता है, उस समय से खर्चों का निर्धारण होना शुरू हुआ था। आज तो अरबों खरबों रुपए प्रत्याशी खर्च करता है, फिर भी हार जाता है, और वो चुनाव कभी नहीं हारे। उन्होंने इस तरह से निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था, और वो चुनाव आज तक लोगों को याद है। इंदौर के लोग जो देखते हैं कि चुनाव ऐसे भी होते हैं। तो प्रत्याशी यदि चाहे तो वो न्यूनतम खर्चे पे और ये सारे काला धन हटा करके भी चुनाव जीत सकता है, जो उसका व्यवहार है और वो लोकतंत्र के प्रति सच्ची आस्था रखता है। तो हाँ, निश्चित रूप से आस्था रखे, या फिर वही बात आ रही है त्रिपाठी साहब, कुल मिला के कि जब नतीजा ढाक के 3 पात आना है, सारी चीजें यही होना है जो ये लोग चाह रहे हैं, चाहे राजनीतिक दलों की हम नाम ले या ना ले, तो फिर इन सब चीजों का मतलब क्या निकल रहा है? इतने कानून बना के केवल दर्शाना एकमात्र उद्देश्य है? देखिए जी, इसमें एक पक्षी दोषी नहीं है जी। 3 पक्ष हैं, होते हैं जी। एक तो मतदाता, ठीक है, चुनाव संचालन की शासकीय प्रणाली जी, और प्रत्याशी और दल, ठीक है। 3 पक्ष हैं। तीनों पक्षों की स्थितियां में जो सुधार होना चाहिए जी, मुझे लगता है कि वो सुधार के स्थान पे बिगाड़ की ओर जा रही है। बिल्कुल। दलों का जहां तक दोष है, वैसे देखिए जी, संवैधानिक मान्यता क्या है, व्यवस्था क्या है जी, स्वच्छ सहज सरल छवि के उम्मीदवार का चयन कर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, निष्पक्ष ईमानदार निर्भीक, कहीं नहीं ये चीज कही गई इस दल के को उस दल के को। बिल्कुल। प्रत्याशियों के चयन के बाद सत्ता का संचालन करने के लिए बनाया गया समूह जी, दल कहलाता है। अब कई स्थानों पर ये गिरोह की स्थिति में आ गए, जी, जी, और जब गिरोह होता है तो फिर क्या होता है, जी, फिर संगठन निष्ठा नहीं रहती, व्यक्ति निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज होते थे प्रत्याशियों पर, जी, वो संख्या बढ़ती चली जा रही है। पहले किसी पे 2, किसी पे 4, 10-20%, होते होते 30-35-40% की स्थिति आ गई कि आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जी, जब तक न्यायालय से उनके विषय में निर्णय नहीं होगा वो दोषी नहीं है। जी, लेकिन चलिए वो बाध्यता हो गई, लेकिन दलों की ऐसी कौन सी बाध्यता है? जी, चाहे कोई भी किसी भी दल पे आक्षेप नहीं लगाएंगे, लेकिन हर दल की स्थिति दिखी इस चुनाव में। जी, अरे यार ये अपना खास आदमी है भाई, बिल्कुल, अरे बहुत अच्छा आदमी भाई, अरे साहब इसके लिए तो मैं दाव पे लग जाऊंगा। भाई तुम्हें संगठन ने उस स्थान पर पहुंचाया है जहां तुम नीति निर्धारक हो गए, वहां फिर व्यक्तिगत वो आपका आलोचक भी हो सकता है, लेकिन जीतने योग्य कौन है, छवि किसकी अच्छी है। और कई बार तो मतलब अब कहना नहीं चाहिए, तो मतलब दल विशेष के व्यक्ति उन्होंने कहा
कि कभी कभी व्यक्ति के चयन में यदि दल गलती कर लें तो मतदाता को गलती नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये होनी चाहिए लोकतंत्र की खूबसूरती कि जैसी लोकतंत्र की आत्मा के अनुरूप, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप वो अपेक्षा कर रहे हैं, सहज, सरल, स्वच्छ, ईमानदार छवि के व्यक्ति का चयन करें। और यदि ये करने की परंपरा डाली तो शुरुआत गलती वहां से होगी। ठीक बात। आप अच्छे उपयुक्त प्रत्याशियों की बजाय माफिया डॉन ले आओगे, 200 करोड़ वाला, 500 करोड़ वाला, तो करेगा क्या? कहीं कुछ संपत्ति पकड़ाएगी, कितनी पकड़ा जाए फिर भी नोट चलते हैं। पहली गलती उनकी, दूसरी गलती प्रत्याशी की, और तीसरी गलती उस संचालन प्रणाली की जो उस व्यवस्था में सुधार की बहुत सारी संभावना है, उस पर कोई परिचर्चा करके बहुत सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। लेकिन जिसको कहना चाहिए ना, वो शब्द बड़ा खराब है कि जो आप जैसे माफिया डॉन को लाओगे तो कई तो इतने बाहुबली रहते हैं कि प्रशासन उनके आगे नतमस्तक रहता है। उनके लिए तो चुनाव एक औपचारिक रस्मदायगी है और उनको राजनीति का वो कार्ड चाहिए। पत्रकारों को होता है ना गतिमानता कार्ड, जो उनके बिजनेस होते हैं, प्रोटेक्शन कवर ऑफ इंडस्ट्री बन गया है, इसलिए वो आना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बात करते हो सहज, सरल, ईमानदार, निष्पक्ष, वो आएगा कैसे? वो आ ही नहीं सकता, उसकी एंट्री नहीं होगी कभी। तो ये सारे दलों को सोचने का विषय है, आयोग को विषय सोचने का है, न्यायिक व्यवस्था को सोचने का विषय है, और आम जनता को भी सोचने का विषय है। और आम जनता को जब वहां दोष नहीं दिया जा सकता, आपकी सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई और उसकी झुग्गी झोपड़ी में 5 लोग 15,000 पहुंच गए, तो वो तो रोजमर्रा के जीवन से संघर्ष कर रहा है, तो उसकी प्रतिबद्धता हो जाती है कि नहीं यार बस ठीक है, कुछ भी होगा यार, ये देखे गया। तो वो पहुंच कैसे गया वहां तक? ये आपका फेल्यूर है। आप राशि इतनी पकड़ रहे हो लेकिन नोट फिर भी पहुंच रहे हैं और हर बार से बढ़ के पहुंच रहे हैं। तो ये गंभीर चिंता और चिंतन का विषय है। शर्मा साहब, गंभीर चिंतन का विषय है। आपने एक अच्छी बात बताई कि एक ऐसे राइट्स दिए जाने चाहिए कि जो मतदाता है वो कभी ना कभी मोबाइल से मैसेज करके उसको रिकॉल कर ले वापस कि ये अच्छा कैंडिडेट नहीं है। तो आखिर में क्या लगता है आपको कि ऐसा कोई कानून अब बन पाएगा? क्या सरकार यहाँ पे इस तरह का कोई नियम ला पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कल्पना भी बहुत कोरी लगती है मुझे जी। कभी ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। चलिए, संभव मुझे लगता है समय हो गया होगा। आप आरटीआई को देख लें, हमारे देश में पूरी तरह बहुत अच्छी चीजें फेल हो गई। नहीं, आप कमेंट्स दें इस पे, अभी कुछ बोलना चाहें तो बताएं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि हम आरटीआई यहाँ पे लेकर आए, मैं बहुत कम समय में बता दूं, लेकिन वो फेल है ना, उसके फेलियर सार्वजनिक है, आप जानते हैं। चुनाव इलेक्शन कमीशन एक बहुत अच्छी चीज है, चुनाव एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि आप अपने मन के प्रत्याशी को चुनकर सीएम, पीएम, विधायक और सांसद और मिनिस्टर आप बना सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वो सारे के सारे लोग करप्ट होते हैं और करप्ट पॉलिसी के तहत वो उच्च पदों पर जाते हैं, नीचे जाकर जनता का शोषण करते हैं। जितने लोगों के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं वही उच्च पदों पर जाकर बैठते हैं, चाहे प्रशासनिक सेवा की बात हो या पॉलिटिकल क्षेत्र में हो। दोनों चीजों का एनालिसिस किया जाए। बस क्रिमिनल दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल होता है जो एक हॉट सीट के ऊपर बैठ के और ऐसे पॉलिटिशियन को, ऐसे मिनिस्टर्स को या ऐसे एमएलए को वो प्रोटेक्ट करता है। चलिए, सच्चाई तो यही है ना? जी बिल्कुल, सच्चाई यही है। जोशी साहब, मैं फाइनल, चूंकि समय अपने पास कम रहता है, मैं आपके पास आखिरी सवाल लेके आ रहा हूं कि आखिर में ये चीज या ये जंग कहां तक जाएगी? क्या आयोग होगा तो ही ये सारी चीजें पकड़ाई जाएंगी? बाकी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो काले धन को क्यों नहीं पकड़ पाती हैं? एक अपना फाइनल कमेंट्स में आपसे जनता के लिए। देखिए, जब से चुनाव आयोग आचार संहिता जारी करता है जी, वो आचार संहिता अनाचार संहिता बन जाती है। लाख उस पे कितने भी आप पहरे लगाएं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि पैसा वहां पहुंच गया, मतदाता को प्रभावित कर लिया गया, तो ये मतलब मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की। उस तर्ज पर इतना प्रशासन सख्त हो, सब कुछ होता है, लेकिन बावजूद इसके वो मतदाता तक पैसा पहुंचता ही है। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि खुद अपने स्वयं में निर्धारित करना पड़ेगा, अपने खुद के आचरण आपको ठीक करना पड़ेंगे, आचार संहिता खुद की बनानी पड़ेगी प्रत्याशी को। और इलेक्शन कमीशन को हम दोष दें या उससे हम सारी अपेक्षाएं करें, मैं समझता हूँ ये संभव नहीं है। वो अपना सरकारी रस्म
अदायगी भी करता है तो वही करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा उसको कोई अधिकार भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खुद प्रत्याशी को लेकर के राजनीतिक दलों को, हमको, मीडिया को, जो हम पहरेदार हैं इस सबके, हमें इसकी चिंता करना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, निश्चित चुनाव जो है उसमें सुधार की जो गुंजाइशें हैं वो और बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों के अलावा जो नीति नियामक तत्व हैं उनको इस पर फोकस करना होगा। आज की चर्चा में हमारी पैनल के द्वारा ये चीजें निकल के सामने आई हैं। फिर किसी दिन इसी मुद्दे पर हम फिर बैठेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।